भाषा के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव भारत में कोई नई बात नहीं है। इतिहास से देखा जाए तो यह परंपरा चली आ रही है। हालांकि भाषा के अलावा अन्य कई आधार पर भी लोगों में भेदभाव किया जाता है। ऐसी कुछ समस्या एक बार फिर से सामने आई। इस बार यह समस्या तमिलनाडु में उत्पन्न हुई है, जहां पर हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों को मारपीट का शिकार होना पड़ रहा है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना है। आज के युग में जहां हम हर चीज में बराबरी की बात करते हैं, वह दक्षिणवासी राज्य में हिंदी भाषी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तो क्या है इस मामले की पूरी सच्चाई? क्या रहा है भाषा से जुड़े भेदभाव का इतिहास? आखिर तमिलनाडु में और अन्य दक्षिण राज्यों में क्यों है हिंदी के खिलाफ इतनी नफरत? इन सभी बातों को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ट्विटर पर कुछ तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन तस्वीरों और वीडियो में बिहारी लोगों को मारा जा रहा है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि बस, ट्रेन, सड़क और अन्य कई जगहों पर हिंदी में बात करने वाले लोगों को मार दिया जाता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। वहीं वीडियो देखकर और अन्य प्रकरण समझकर यह बात कुछ हद तक सच भी लग रही है। खबर है कि कुल मिलाकर 15 से अधिक हिंदी भाषी लोगों को तमिलनाडु में मारपीट का शिकार होना पड़ा है। इसका कारण बताया जा रहा है कि भाषा के आधार पर भेदभाव। इसी घटनाक्रम में बिहार असेंबली में बवाल किया गया था। सीएम नीतीश कुमार के विरोध में विपक्ष में बैठी भाजपा ने काफी नारेबाजी करी। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार का इस्तीफा भी मांग डाला। भाजपा का कहना है कि बिहार की वर्तमान सरकार अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकती है। हालांकि तमिलनाडु सरकार ने भी कहा है कि यह महज एक अफवाह है। बिहार सरकार ने भी इस पर तमिलनाडु सरकार जैसी ही प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि अगर तमिलनाडु सरकार कह रही है तो यह अफवाह ही होगी। अब ट्विटर पर आ रहे इमेज और वीडियो सत्य है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। पर यह सच है कि भाषा के आधार पर भेदभाव कोई नई बात नहीं। तो आखिर क्या रहा है इसका इतिहास? चलिए जानते हैं। जब भारत में अलग अलग राजाओं ने राज किया है तो वह अपने राज्य का विभाजन प्रशासनिक तौर पर करते थे। परंतु जब हम आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय पर पूरे भारत में एकता थी। आज़ादी के बाद जब सरदार पटेल ने पूरे देश को एक करके सारी रियासतों को भारत में मिला लिया, उसके बावजूद कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो इससे खुश नहीं थे और यहीं से एक घटनाक्रम ने जन्म दिया भारत में भाषाई विभाजन का। 1947 के बाद भारत को प्रशासनिक आधार पर विभाजित करना था। इतने बड़े देश को चलाने के लिए जरूरी है कि उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए। इसी के लिए 1948 में एक समिति नियुक्त की गई, जिसकी अध्यक्षता इसके धर द्वारा दी गई। बता दें कि जब भारत में स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए सुझाव मांगे गए तो सबसे बड़ा सुझाव था भाषाई आधार पर विभाजन करने का। इसका अर्थ था हिंदी भाषी क्षेत्र को अलग राज्य बनाया जाए, बंगाली क्षेत्र को अलग राज्य बनाया जाए, तमिल भाषी क्षेत्र को अलग राज्य बनाया जाए आदि। इसी के लिए इसके धर समिति की नियुक्ति हुई। परंतु जब सभी चीजों को समिति द्वारा समझा गया तो उनको पता चला कि भाषाई आधार पर भारत का विभाजन करना ठीक नहीं होगा। यह सरदार पटेल के अखंड भारत की सोच के एकदम विपरीत था। जब समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया तो उसमें लिखा गया कि भाषाई आधार पर भारत का विभाजन गलत है। इस विभाजन के लिए अन्य फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए। वही भाषाई आधार पर अगर भारत के राज्यों को बांटा गया तो भारत की एकता खतरे में पड़ जाएगी। इस रिपोर्ट के आने के बाद जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे वह परेशान हो गए। इस वजह से उन्होंने विभाजन के लिए संसद का रुख किया। फैसला किया गया कि समिति के रिपोर्ट का इवॉल्यूशन करने के लिए एक संसदीय समिति बनाई जाएगी। संसदीय समिति से 3 सदस्य को चुना गया, जो थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। तीनों के नाम के एक एक शब्द को उठाकर इस समिति को नाम दिया गया जेवीपी समिति। जेवीपी समिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी शामिल थे, जिन्होंने भारत को एक करने का काम किया था। फिर वह भारत का विभाजन कैसे देख सकते थे, वह भी भाषाई आधार पर। पूरी रिपोर्ट का इवॉल्यूशन करने के बाद जेवीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। इस रिपोर्ट में उनके द्वारा इसके धर समिति की रिपोर्ट का समर्थन किया गया। इसके साथ ही कहा गया कि भाषाई आधार पर विभाजन पूरी तरीके से गलत है। राज्य का विभाजन यदि करना है तो आर्थिक आधार पर और सुरक्षा के आधार पर किया जाना चाहिए। इसके बाद भाषा के आधार पर राज्यों के विभाजन की थ्योरी पर कुछ समय के लिए ब्रेक लग गया, पर इस आइडिया को हवा मिल चुकी थी और यह हवा आंध्र प्रदेश तक पहुंच चुकी। 1952 में आंध्र प्रदेश के एक सामाजिक कार्यकर्ता पुट्टी श्रीरामुलु ने इस बात की वकालत की कि आंध्र प्रदेश भाषा क्षेत्र को एक अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने यह बात ऊपर तक पहुंचानी चाहिए
पर इस मांग को सिरे से नकार दिया गया। श्री रामुलु ने भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया और कहा कि जब तक आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं कर दिया जाएगा तब तक वह भूख हड़ताल से नहीं हटेंगे। 19 अक्टूबर 1952 को श्री रामुलु की भूख हड़ताल शुरू हुई। इसके साथ ही सरकार को लगा कि यह भूख हड़ताल खत्म हो जाएगी, पर इसके बाद जो हुआ उसका अंदाजा किसी को नहीं था। आपको बता दें कि 15 दिसंबर 1952 को श्री रामुलु की भूख हड़ताल में ही मृत्यु हो गई। इस बात से उनके सपोर्टर काफ़ी दुखी हुए। जब उनको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था उस समय पर उनके सपोर्टर ने खूब नारेबाजी करी और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। ऐसे में जवाहरलाल नेहरू जो समय पर प्रधानमंत्री थे उन्होंने कदम उठाया। 19 दिसंबर 1952 को जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा करी कि आंध्र भाषा क्षेत्र को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाएगा जिसका नाम होगा आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को यह प्रक्रिया पूरी हुई और 11 जिलों को अलग करके आंध्र प्रदेश नाम का एक नया राज्य बनाया गया। वही भाषा के आधार पर बनने वाला आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य था। पर यह कहानी यही नहीं रुकी। इस घटना ने भारत में भाषाई विभाजन को जन्म दिया। इसे दिसंबर में सरकार ने एक नई समिति को नियुक्त किया और भाषाई आधार पर विभाजन को मंजूरी दी। इस समिति का नाम था फजल अली समिति। फजल अली इस समिति के अध्यक्ष थे और पूरी स्टडी करके 1955 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट को जमा किया था। आपको बता दें कि रिपोर्ट में भारत को अलग अलग भाषा के आधार पर अलग अलग क्षेत्र में बांटा गया था। वही नवंबर 1956 में इस रिपोर्ट को स्वीकार करके एक अलग एक्ट बनाया गया जिसे स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कहते हैं। इसके अंतर्गत भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। ये सभी विभाजन अलग अलग भाषा के आधार पर थे। तब से ही भारत में यह पॉलिटिक्स चली आ रही है। वही वोट बैंक के लिए नेता अपने अपने भाषा क्षेत्र के लोगों को प्रभावित करते हैं। यूपी और बिहार से बड़ी संख्या में लोग अलग अलग राज्यों में जाकर काम करते हैं और जो कि इनकी भाषा वहाँ की भाषा से अलग है, इसलिए उन्हें भेदभाव का सामना भी करना पड़ता है। आपको बता दें कि इसी तरह का कुछ भेदभाव श्रीलंका में तमिल लोगों के साथ हुआ था, जिसके बाद लिटरेचर जैसी ऑर्गेनाइजेशन सामने आई। उसके बारे में हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। पर फिलहाल देखना होगा कि इस खबर के बाद केंद्र सरकार का क्या रुख होता है। क्या ट्विटर पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद तमिलनाडु सरकार कोई कदम उठाएगी? क्या बिहार सरकार अपने लोगों के लिए कुछ करेगी? इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमें इंतजार करना होगा।